सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 43 से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है कि इन 1579 मजहर वाज ड्राफ्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। राइट, मजहर की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये किस स्कॉलर ने इसको ड्राफ्ट किया था? अबुल फजल एंड शेख मुबारक एंड अब्दुल नबी एंड बदायूनी, शेख मुबारक एंड फैज़ी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है, अबुल फजल एंड शेख मुबारक। राइट, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि अबुल फजल और शेख मुबारक ये दोनों कौन थे और ये मजहर का क्या सीन है। तो 1579 में शेख मुबारक ने एक ड्राफ्ट इशू किया था, जिसमें और उसे साइन किया गया था, और उस ड्राफ्ट को जो साइन किए थे वो लीडिंग उलेमा थे, सदर थे, और बाकी मुस्लिम जो मुस्लिम लॉ के बारे में जो जानते थे वो एक्सपर्ट थे, मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट थे। और उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, यानी एम्परर अकबर, उसे अमीर उल मोमिनीन और इमाम ए आदिल का खिताब मिला था। अमीर उल मोमिनीन जिसे मिलता है टाइटल, वो उसे बेसिकली इस्लामिक जगत में खलीफा के बराबर माना जाता है, खलीफा ही माना जाता है। ठीक है, और इमाम ए आदिल का मतलब होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ ऑल दी काजीज़, या चीफ काजी ऐसे समझ लीजिए। तो इस महज़र में इसे ये खिताब मिला था। विंसेंट स्मिथ का कहना है कि महज़र ड्राफ्टेड बाय शेख मुबारक गिव अकबर एज एन इनफॉलेबल डिक्री टू अकबर। ठीक है, तो जो ये स्मिथ का कहना है कि जो शेख मुबारक का जो ड्राफ्ट था मजहर का, उससे अकबर को एक बेहिसाब ताकत मिल गई थी, और इससे मजहर जो है, मजहर की मदद से अकबर जो है सोल जज हो गया था पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर के मामले में। इस मजहर का जो फाइनल ड्राफ्ट था, इसको तैयार किया था अबुल फजल और शेख मुबारक। अबुल फजल बेसिकली शेख मुबारक का बेटा था। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आता है ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं तो शेख मुबारक तो बता ही दिया मैंने। अब्दुल नबी एक और रिलीजियस स्कॉलर थे, और ये उलेमा वर्ग से रिलेटेड थे। फिर बदायूनी, ये एक अकबर के टाइम पे एक हिस्टोरियन था, ठीक है, जो कि अकबर की काफ़ी निंदा करता था। और फैज़ी जो था, ये शेख मुबारक का दूसरा बेटा था अबुल फजल के अलावा। ठीक है, तो ये बाकी सब के बारे में मैंने बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डील विद द हिस्ट्री ऑफ सिंध? फतवा ए जहादारी, मीरत ए सिकंदरी, तारीख़ ए ताहिरी, और मजहर शाहजहानी। राइट, तो ये 4 किताबें हैं, और इसमें से हमें बताना है कौन से सिंध की हिस्ट्री से डील करता है। पहला है 1 and 2 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1 and 3 ओनली, और 3 and 4 ओनली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 and 4 ओनली है। राइट, यानी कि तारीख़ ए ताहिरी और मजहर ए शाहजहानी। चलिए सभी किताबों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो फतवा ए जहादारी है। ठीक है, इस किताब को जो लिखा है, इस किताब ये एक्चुअली में
जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, और ये बेसिकली आपकी एक पॉलिटिकल थ्योरी और स्टेट क्राफ्ट के ऊपर ये किताब है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको पहले के वीडियो में आपको बताया था। तो ये फतवाएं जहादारी बेसिकली जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, और ये स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। दूसरी है मिरत ए सिकंदरी। मिरत ए सिकंदरी जो है ये पर्शियन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, और मुग़ल एम्पायर के बारे में ये बताती है, राइट, मुग़ल एम्पायर के बारे में। और इसे लिखा था मोहम्मद मंझू ने, सिकंदर इब्न मोहम्मद मंझू। सिकंदर बिन सिकंदर इब्न मंझू। फिर तारीख़ ताहिरी जो है, तारीख़ ताहिरी एक एनोनिमस किताब है, और ये ताहिरी डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड है, जो कि सिंध में रूल की थी 8th से 10th सेंचुरी के बीच में, राइट। और फिर आखिर है मज़हर शाहजहानी। तो ये जो किताब है ये भी क्रॉनिकल ऑफ सिंध है, और इसे लिखा था यूसुफ मिरक ने। तो इस हिसाब से जो आंसर हमारा निकल के आता है वो हमारा 3 और 4 है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द 2 एम्परर्स ऑफ इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान हु एग्रीड टू फिक्स द हिंदूको और हिंदूकुश एज द फ्रंटियर ऑफ 2 एम्पायर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि 2 एम्परर्स हैं। यहाँ पे कौन से 2 एम्परर हैं जिन्होंने इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में फ्रंटियर को हिंदू कुश के लिए एग्री किया था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर एंड अब्दुल्ला खान उज़्बेक, जहांगीर एंड अब्दुल्ला खान उज़्बेक, जहांगीर एंड अब्दुल मोमिन खान, और शाहजहां एंड इमाम कुली, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो मैं बता ही दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि हिंदू कुश क्या है, राइट। हिंदू कुश के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो हिंदू कुश इज़ अ ग्रेट माउंटेन सिस्टम ऑफ सेंट्रल एशिया, ब्रॉडली डिफाइंड सम 500 माइल्स इंटू 150 माइल्स, राइट। तो ये हिंदू कुश जो है वो कुछ 500 मील से लेकर 150 मील के आसपास इसका एरिया पड़ता है, और इसका जो टोटल एरिया पड़ता है ये करीब करीब आपका 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर रीजन की बात करें तो ये जो है हिंदू कुश हिमालय रीजन जो है वो अफ़गानिस्तान में फैला हुआ है, बांग्लादेश में फैला हुआ है, थोड़ा भूटान में, चाइना में, इंडिया में, किर्गिस्तान में, मंगोलिया में, म्यांमार में, नेपाल में, पाकिस्तान में, तजिकिस्तान में और उज़्बेकिस्तान में, यानी इतने कंट्रीज़ में ये हिंदू कुश फैला हुआ है। और ये बेसिकली जो है इसे थर्ड पोल कंसीडर किया जाता है, राइट। हिंदू कुश को थर्ड पोल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो 2 पोल हैं एक्चुअली, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, तो इसे थर्ड पोल कंसीडर किया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने बता दिया है, आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये इसे फ्रंटियर क्यों डिक्लेयर किया गया था और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस पे पहले आता हूँ। तो सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि इसका हमें सबसे पहला रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमें मिलता है डेरियस वन के टाइम पे। डेरियस वन के टाइम पे हमें हिंदू कुश का सबसे पहला रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलता है, जिसमें ये होता है कि वो हिंदू कुश को पार करके इंडिया के वेस्ट ऑफ इंडस में रीजन में कब्जा कर लेता है, राइट।
जैसे ये इंडस है तो इसके इन एरिया पे वो कब्ज़ा कर लेता है डेरियस। ये एचेमेनिड एम्परर रहता है, एचेमेनिड एम्पायर यानी ईरान का ये किंग रहता है, एम्परर रहता है, जो कि इंडिया पे अटैक करता है लगभग 500 BC के आसपास। ठीक है, या हम कहें इसको 6th सेंचुरी BC। तो ये तो आपका फिर उसके बाद इसके बाद इसका फिर से इतिहास में जिक्र आता है जब अलेक्जेंडर जो है, सिकंदर जो है भारत पे हमला करता है। तो अलेक्जेंडर जो है 329 BC में हिंदू कुश को पार करता है, राइट, और 327 BC के आसपास वो इंडस को क्रॉस करता है। तो इन 2 सालों में जो है वो हिंदू कुश और इंडस के बीच में कई सारे राजाओं को हराता है और यहाँ पे एक ग्रीक गैरिसन बना देता है, राइट। फिर उसके बाद सब कॉन्टिनेंट एंड वैलीज ऑफ हिंदू कुश रिमेन्ड अनकॉन्कर्ड बाय इस्लामिक आर्मीज अंटिल 9th सेंचुरी इवन दो दे हैड कॉन्कर्ड सदर्न रीजन ऑफ इंडस रिवर वैलीज सच एज सिंध। मतलब कि जो ये हिंदू कुश वाला रीजन है, ये इसे तब तक नहीं जीता गया जब तक 8th सेंचुरी नहीं है। मतलब 9th सेंचुरी से पहले, एक्चुअली 9th सेंचुरी से पहले इसे इस्लामिक आर्मी जीत ही नहीं पाई। हालांकि 8th सेंचुरी में ही सिंध के ऊपर इस्लामिक आर्मी का कब्ज़ा हो चुका था, लेकिन 8वीं सदी के आसपास तक भी इस एरिया पे कब्ज़ा नहीं हो पाया था ठीक से इस्लामिक आर्मी का। ठीक, तो ये है। अब हम बाकी सभी के बारे में बताते तो अकबर के बारे में आपको पता होगा कि अकबर जो है अकबर का जो रूल है ये 1556 से लेकर 1605 तक तो अकबर का जो रूल है वो हमें 1556 से लेकर 1605 तक हमें देखने को मिलता है, यानी कि लगभग 1556 टू मतलब यानी लगभग 50 साल तक रूल करता है। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद रहता है और ये हुमायूं का बेटा रहता है। ये हुमायूं का बेटा रहता है। हुमायूं जो रहता है इंडिया में, जो रूल करता है, वो 1530 से लेकर पहले 1540 तक रहता है और फिर 1555 से 56 तक इसका रूल रहता है। मतलब काफ़ी अनस्टेबल रहता है, इसको शेरशाह ने हरा दिया रहता है। ठीक है, तो 1542 में ही अकबर का बर्थ होता है। 1542 में जब ये एग्ज़ाइल में रहता है, तो इसी दौरान इसका जब 1556 से 60 का जो इसका टाइम फ्रेम रहता है अकबर का, 1556 से 60 का जो टाइम फ्रेम रहता है, इसमें अकबर की तरफ से बैरम खान रूल क्या एक तरह से उसको सपोर्ट करता है गवर्नेंस में। और फिर 1560 से इसका असली का रेंज शुरू होता है। 1560 से अगर टेक्निकली बात करें तो ये एज ए एम्परर अपनी पावर इस्तेमाल करना शुरू करता है, जिसमें ये पहले मालवा को कब्ज़े में लेता है, फिर उसके बाद गोंडवाना को कब्ज़े में लेता है, फिर उसके बाद ये बंगाल बिहार पे कब्ज़ा कर लेता है, बंगाल एंड बिहार पे। फिर उसके बाद ये कब्ज़ा करता है राजस्थान में, चित्तौड़ मेवाड़ में, फिर गुजरात पे। तो इस तरह से ये अपना कॉन्क्वेस्ट शुरू करता है, राइट। और इसी दौरान ये कई सारे रिफॉर्म्स भी करता है। तो अकबर का तो ये हो गया। अब्दुल्ला खान उज़्बेक कौन रहता है कि अब्दुल्ला खान उज़्बेक जो है ये बेसिकली एक उज़्बेक
किंग रहता है, उज़्बेक खानिद से बुखारा का जो रहता है किंग, उज़्बेक खानिद रहता है, खान अब्दुल्ला खान उज़्बेक। इसका जो टाइम पीरियड रहता है माना जाता है ये 1534 से लेकर 1598 तक ये उज़्बेकिस्तान में रूल करता है, राइट। और ये जो रहता है बंदा, ये उज़्बेक खानिद का सबसे लास्ट किंग रहता है। और ये अब्दुल्ला खान उज़्बेक जो है वो शैबानी डायनेस्टी जो रहती है, शैबानी खान का वंशज रहता है, शैबानी खान का। तो ये कुछ इसके बारे में चीज़ें थी। वो पर्शिया के साथ वॉर इनिशिएशन करता है 1583 में, हालांकि 1598 में इसकी डेथ हो जाती है और उसी के साथ ये पर्शियन वॉर भी ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद आता है जहांगीर। तो जहांगीर बेसिकली अकबर का बेटा रहता है, जो कि जिसका जन्म जो है 1561 के आसपास होता है। और इसका असली नाम नूरुद्दीन, इसका वैसे असली नाम नूरुद्दीन नहीं रहता, नूरुद्दीन तो रीजनल इसका नेम रहता है, इसका असली नाम सलीम रहता है, ठीक है। और अकबर इसे शेखू बाबा कहता है। और ये 1605 से लेकर 1627 तक ये मुग़ल एम्परर रहता है, राइट। तो इसी के टाइम पे कई सारे मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर पे काम होता है। पेंटिंग के लिए इसे खासा फेमस है, पेंटिंग से इसे खासा लगाव रहता है। और इसके टाइम पे काफ़ी मशहूर पेंटर्स जहांगीर को सर्व कर देते हैं। तो ये जहांगीर हो गया, राइट। फिर उसके बाद अब्दुल मोमिन उज़्बेक। अब्दुल मोमिन उज़्बेक जो रहता है बंदा, ये बेसिकली आपका अब्दुल्ला खान उज़्बेक का बेटा रहता है। और ये जो है आपका ये कुछ ही समय के लिए रूल करता है। और ये बेसिकली इसके टाइम पे कहा जाता है कि इसने इस्लामिक जो शिक्षा थी उसको इनकरेज किया था अब्दुल मोमिन उज़्बेक ने, और इसने अपने उलेमाओं को मक्का भेजा था, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ फेमस चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इमाम कुली है और शाहजहाँ है। शाहजहाँ बेसिकली जहांगीर का बेटा रहता है। इसका असली नाम खुर्रम रहता है। और ये 1627 से लेकर 1657 तक ये एम्परर रहता है, राइट। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने ताजमहल बनवाया था, इसने लाल किला बनवाया था, इसने आगरा में भी कई सारी बिल्डिंग्स बनवाई, इसने दिल्ली में भी कई सारी बिल्डिंग्स बनवाई। मतलब इसके टाइम पे मुग़ल आर्किटेक्चर अपने गोल्डन पीरियड पे था। इसने ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई जो कि आने वाले टाइम में मुग़ल एम्पायर की शान बन गए, राइट। तो ये शाहजहाँ के बारे में कुछ फेमस चीज़ें हैं। इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो है डेक्कन में कई बार कैंपेन किया था इसने। जो था इसके टाइम पे अहमदनगर डायनेस्टी को कब्जे में कर लिया गया था, और बीजापुर और गोलकुंडा को भी एक तरह से सबड्यू कर लिया गया था। तो ये शाहजहाँ था। फिर उसके बाद इमाम कुली। तो इमाम कुली इज़ बेसिकली एक सफ़ाविद जनरल था, और ये अलावर्दी जो खान था, अलावर्दी खान जो था उसका ही बेटा था। अलावर्दी खान बेसिकली एक जॉर्जिया का रहने वाला बंदा था, जो कि सफ़ाविद डायनेस्टी को सर्व करता था, उसका जनरल था, ठीक है। यानी ईरान की जो सफ़ाविद शाह थे उनको सर्व करता था। ये बंदा जो है ये अपने फादर को सक्सीड करता है गवर्नर जनरल ऑफ पर्शिया में, या ईरान में एक जगह है फार्स।
उसका गवर्नर जनरल, जिसे ईरानी लैंग्वेज में बगलार बेग कहा जाता है, उसका पोस्ट इसे दिया जाता है। लेकिन बाद में इसे अमीर का दर्जा दे दिया जाता है शाह अब्बास वन द्वारा। ठीक है, शाह अब्बास वन द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बता दिए हैं। तो बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिगार्डिंग तकावी लोन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। राइट, नॉट करेक्ट की बात किया है तकावी लोन्स के रिगार्डिंग। तो क्या है, पहला है दीज वर गिवन टू पीजेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस, दीज वर गिवन टू ट्रेडर्स फॉर ट्रेड पर्पजेस, these were advanced through the chaudhries and muqaddams who distributed them among the individual peasants. चौधरी एंड मुकद्दम्स डिड नॉट स्टैंड श्योरिटी फॉर देयर पेमेंट। ठीक, तो क्या आंसर है 1, 2 and 3, 1 and 3 ओनली, 1, 2, 3 and 4 and 2 and 4 हमें गलत बताना है। राइट, तो इसका जो सही आंसर हमारा निकल के आता है डी है इसका आंसर, यानी 2 and 4। राइट, अब क्या कहता है कि पहला कहता है कि टकावी लोन्स वर गिवन टू पीजेंट्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, बिल्कुल सही है। दीज वर गिवन टू ट्रेडर्स फॉर ट्रेड पर्पस, ये बिल्कुल गलत है, ये तो इसका कंट्राडिक्टरी हो जाता है, तो फिर ये तो गलत होना ही था। दीज वर एडवांसेस थ्रू चौधरीज एंड मुकदम्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग द इंडिविजुअल पीजेंट्स। बेसिकली क्या था कि तकावी एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन था मुग़ल टाइम के पीरियड में। राइट, और when agriculture was affected by any natural calamities such as flood, droughts and epidemics, the Mughal government used to suspend or minimize revenue collection and furthermore, मतलब जब भी जब भी कभी प्राकृतिक आपदा हो जाती थी, जैसे फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया या महामारी आ गई, तो उस टाइम पे ये टकावी लोन दिया जाता था लोगों को, यानी कृषकों को, ताकि उनके फिर जो बोझ पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाए। राइट, तो ये सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग हैं। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट होते थे वो आपके ज़मींदार होते थे और ताल्लुकदार होते थे। राइट, और मतलब इनको ये एडवाइस दिया जाता था कि ये जो है रैयत को जो है तकावी लोन बांटें, और इसके रिगार्डिंग अपने जो इनके जो खाते हैं उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट भी कर डालें ताकि लोगों को तकावी लोन ईज़िली मिल जाए। फिर ये जो लोन होते थे तकावी लोन, ये हमेशा जो है ये इंटरेस्ट फ्री होते थे, मतलब इसमें कोई चार्ज वर्ज नहीं लगता था, जैसे आज का इंटरेस्ट लगता है तो उस पर कोई चार्ज वर्ज नहीं लगता था। तो ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन टाइप के आपके काम करते थे। ठीक है, और चौधरी और मुकद्दम जो होते थे वो ये लोन जो थे, ये तकावी लोन होते थे उसको एडवांस करते थे। डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट जो थे वो ज़मींदार ताल्लुकदार थे, लेकिन चौधरी और मुकद्दम जो थे वो इसका इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, और चौथा है चौधरी एंड मुकद्दम डिड नॉट स्टैंड श्योरिटी फॉर देयर रीपेमेंट। ऐसा कुछ हमें एविडेंस देखने को मिलता नहीं है कि इसमें चौधरी और मुकद्दम ने किसी भी तरीके की रीपेमेंट में कोई ढिलाई करी हो, तो ऐसा कुछ एविडेंस हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो डी है। राइट, फिर क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मीर जुमला इन्वेडेड अहोम किंगडम एंड ऑक्यूपाइड द अहोम कैपिटल गढ़गांव। अ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन हिम एंड द अहोम किंगडम इन 1663। When did Ahom force the Mughal to give up Koch Hajo and accept the river Manas as the boundary? तो
बात ऐसी है कि मीर जुमला ने पहले तो अहोमों पे हमला करता है 1663 में और उनको संधि के लिए बाध्य करता है, ठीक है। और गढ़गांव को कैप्चर करने में कामयाब रहता है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो गद्दारी रहती है बादुली फुकन की, जो कि एक हाई रैंकिंग कमांडर रहता है अहोम किंगडम का। तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रीटी ऑफ जो ट्रीटी एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम रहता है ट्रीटी ऑफ गिलाजरी घाट, राइट, घिलाजरी घाट की एक ट्रीटी साइन होती है 1663 में, जिसके तहत ये तय किया जाता है कि जो अहोम किंग होगा उसे मुग़ल एम्पायर को ट्रिब्यूटरी देना होगा, पेशकश देनी होगी, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब मीर जुमला वापस जाता है तो यानी बंगाल की राजधानी ढाका पहुंचने से पहले ही इसकी डेथ हो जाती है, राइट। तो इसकी डेथ के बाद क्या होता है कि अहोम फिर 1681 में, राइट, 1681 में फिर से हमला कर देते हैं और मुग़लों को छाजो को छोड़ने पर और मानस रिवर की बाउंड्री मानने पर मजबूर कर देते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाता है 1681 यानी बी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑन द रोड्स एंड फॉर एक्सटेंडिंग कंफर्ट्स टू द ट्रेवलर्स he built sarais on the highway at a distance of 2 kos. Traveler could get beds and cooked foods. There also was a provision for uncooked food supplies. He built some 1700 such sarais. Who is this ruler? तो इब्राहिम लोदी है, शेर शाह है, अकबर है या शाहजहाँ है, कौन है ये? तो सराय बनवाने का जो सबसे बड़ा काम है ये शेरशाह ने करा था, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम तो इसके बारे में हम थोड़ा शेरशाह के बारे में थोड़ा सा हम बता देना कि ये शेरशाह था कौन। शेरशाह जो था आपका बेसिकली शेरशाह बेसिकली ये आपका 1540 से लेकर 1545 तक रूल करने वाला एक अफ़गान एम्परर था, राइट। इसके बचपन का नाम फरीद खान था और ये सूल डायनेस्टी से रिलेटेड था, ठीक है। सूल डायनेस्टी का फाउंडर था। इसके बचपन का नाम फरीद खान था और इसके फादर का नाम जो था वो हसन खान था, हसन खान सूर। इसकी जो मदर थी वो एक अफ़गान थी और इसके जो फादर थे वो सासाराम बिहार के ज़मींदार टाइप के थे, ठीक है। तो इसका जो बर्थ है वो करीब 1472 के आसपास होता है, यानी बहलोल लोदी के टाइम पे। और ये सुल्तान इब्राहिम लोदी के टाइम पे ये बिहार का इसे अपनी जागीर का इसे सरदार बना दिया जाता है इसके फादर की डेथ के बाद। लेकिन इसके भाई लोगों से इसकी अच्छी बनती नहीं है, तो इस वजह से इसे पहले अपने जागीर से इसे खदेड़ दिया जाता है और फिर बाद में ये बिहार के जो सुल्तान हैं जिसका नाम है बहार खान नुहानी, तो नुहानी सुल्तान के अंडर में ही काम करने लगता है। वहीं पे इसे एक शेर को मारने पे सुल्तान की हिफाजत के दौरान इसने एक शेर को मार दिया था, फरीद ने एक शेर को मार दिया था और इसलिए इसे तभी से शेर खान के कहा जाने लगा, शेर खान कहा जाने लगा, राइट। तो शेर खान जो बेसिकली था, अब शेर खान की ताकत अब बिहार में बढ़ने लगी क्योंकि ये बिहार का जो राजा था
सुल्तान था उसका खासम खास हो गया था। धीरे धीरे जब टाइम बीतने लगता है, ये टाइम फ्रेम आप समझ लीजिए, आप कम से कम 1527 का होगा, ठीक है। तो उस टाइम तक आते आते इंडिया पे मुग़ल डायनेस्टी यानी बाबर का कब्ज़ा हो चुका था। तो उस टाइम पे ये जो शेर खान था, ये चाहता था कि जो अफ़गानों की जो ताकत खो गई है वो फिर से उसे हासिल किया जाए और मुग़लों को खदेड़ दिया जाए। तो उसी कोशिश में ये लगातार रहता था। और फाइनली जब 1530 में जब बाबर की डेथ हो जाती है और दिल्ली के ऊपर हुमायूं का कब्ज़ा, मतलब दिल्ली के सिंहासन पे हुमायूं बैठता है, तो फिर इसको मौका मिल जाता है, राइट। पहले तो ये बड़े प्यार से हुमायूं से बात करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन 1536 के बाद से स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। और ये एक तरीके से पहले तो हुमायूं को बंगाल में आने देता है, लेकिन फिर बंगाल से निकलना हुमायूं के लिए मुश्किल कर देता है। और फिर फाइनली जो है 1539 में पहले चौसा में और फिर 1540 में फिर बाद में कन्नौज में, दोनों गंगा किनारे यहाँ पे हुमायूं को हरा देता है। और इसी की वजह से हुमायूं को जो है केवल 1530 से लेकर 1540 तक उसका रूल रह पाता है फर्स्ट फेज़ में, जैसा कि मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था। तो 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं रह पाता है, इसकी वजह शेर खान ही रहता है। तो जब वो शेर खान 1540 में कन्नौज में हुमायूं को हरा देता है, तब ये अपने आप को कहता है शेर शाह सूरी, राइट। 1540 से लेकर 1545 तक ये पूरे भारत पे कब्ज़ा नहीं, एक तरह से रूल करता है। और इस दौरान ये पूरे भारत में एक गवर्नेंस का एक मिसाल कायम कर देता है। सिर्फ 5 साल के लिए रूल करता है, लेकिन इन 5 सालों में ये कुछ ऐसे काम करता है कि जिससे कि एक मिसाल कायम हो जाती है कि रूल कैसे किया जाता है, गवर्नेंस किसे कहा जाता है। तो इसने जो है मुसाफिरों के लिए करीब 1700 इसने सबसे पहले तो एक सड़क बनवाई थी जिसे सड़क आज़म कहा गया, सड़क ए आज़म, जो कि आपके सोनार गांव से लेकर, बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक बनवाई थी इसने सड़क। और इस सड़क के आसपास इसने करीब करीब 1700 सराय एक तरह से आप समझ लीजिए कि उस समय का एक तरीके का होटल था, राइट। जैसे हाईवे किनारे आपने देखा होगा रेस्ट रूम होते हैं अब आजकल, तो उस वक्त सराय होता था। तो ये बेसिकली आपका उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट होता था सराय, राइट। और यहाँ पे मुसाफिरों के रुकने के लिए और उनके ठहरने के लिए खाने पीने का पूरा इंतज़ाम होता था। तो ये शेरशाह ने अपने उसमें उसका पूरा इंतज़ाम करवाया था। इसके अलावा चांदी का जो रुपया था, इसे भी चलाने का जो काम है वो शेरशाह ने कराया था, जो कि काफ़ी लंबे समय तक, ब्रिटिश काल तक वो चांदी का रुपया चलता रहा और रुपया नाम की करेंसी इंडिया को दी, ठीक है। तो इसके अलावा ये और भी चीज़ों के लिए जाना था। इसने एम्परर था तो एम्पायर कॉन्क्वेस्ट किया ही किया। बाकी इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि शेर शाह जो है वो एक मैग्निफिसेंट बिल्डिंग आर्किटेक्चर को बिल्ड करता था। सासाराम में इसने अपना खुद का एक टॉम्ब बनवाया था, शेर शाह का खुद का मकबरा था, उसने उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था सासाराम बिहार के। तो ये कुछ चीज़ें थी शेर शाह के बारे में। बाकी इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी बेसिकली सिकंदर लोदी का बेटा था, ठीक है। ये सिकंदर लोदी का बेटा था और ये आपका 1517 से लेकर
1526 तक रूल करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसकी अफ़गान नोबल्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, राइट। और इसी वजह से इसका 1526 में इसका फॉल होता है। इसके अपने चाचा जो हैं, यानी कि इसके अपने चाचा जो रहते हैं वो इसके ख़िलाफ़ रहते हैं और इसके ख़िलाफ़ बाबर का साथ देते हैं, राइट। तो ये कुछ इब्राहिम लोदी के बारे में बताया। 1526 का जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और इसमें इसकी डेथ हो जाती है, राइट। बाकी अकबर और शाहजहाँ के बारे में इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर पूछना होगा आपको इनके बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इन लोगों के बारे में भी बता दूंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्टुगीज़, यानी पुर्तगालियों के द्वारा इंडिया में इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला है टोबैको, दूसरा है बीटल, तीसरा है कैश्यू और चौथा है पाइनएप्पल, यानी कि तंबाकू, सुपारी, काजू और अनानास। तो इसमें जो पुर्तगालियों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया था वो था बीटल, यानी कि सुपारी, राइट। इसका आंसर भी हो जाएगा। सुपारी क्या होता था कि इसके बारे में अल्बरूनी कहता है कि इंडिया के लोग सुपारी बहुत खाते थे और ये चीज़ अच्छी नहीं थी, मतलब। तो इसके बारे में अल्बरूनी कहता है, तो ये एक तरह से यहाँ का नेटिव हुआ करता था, राइट। बाकी तंबाकू हो गया, काजू हो गया, पाइनएप्पल हो गया, टोमेटो हो गया, है ना, पोटैटो हो गया। इसके अलावा जो चिली हो गई यानी मिर्ची हो गई, उसे भी पुर्तगाली लोग ही लाए थे, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो आपका बी है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द अर्लियर लिटरेरी रेफरेंस टू कॉटन कार्डर्स वो कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पर्शियन टेक्स्ट। मुफ्ता उल फुजाला, कावाज लेक्सिकन, सीरत फ़िरोज़ शाही, फुतुहात फ़िरोज़ शाही। कॉटन का सबसे पहला जिक्र कहाँ पे आता है, किस पर्शियन किताब में आता है, तो होता है कावा। कावा की जो लेक्सिकन एक तरह की इंसाइक्लोपीडिया होती है कावा की, उसमें हमें सबसे पहले कॉटन का जिक्र सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। मुफ्ता उल फुजाला क्या है, तो मुफ्ता उल फुजाला जो है ये मोहम्मद दाऊद शादियाबादी की एक किताब है, राइट। मोहम्मद दाऊद शादियाबादी की किताब है। और इस किताब में बहुत ही अहम जिक्र है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ था उसका हमें इस किताब में जिक्र देखने को मिलता है। सीरत फ़िरोज़ शाही जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे एक एनोनिमस राइटर द्वारा लिखी गई किताब है। और ये जो है सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के फर्स्ट 25 ईयर्स के बारे में इसका मेंशन करता है। इसके अलावा इस किताब में हमें गवर्नमेंट के हर एस्पेक्ट के ऊपर हमें प्रकाश डालती हुई ये किताब हमें देखने को मिलती है। तो इस फिर फुतुहात फ़िरोज़ शाही, तो फुतुहात फ़िरोज़ शाही इज़ बेसिकली ऑटोबायोग्राफी ऑफ फ़िरोज़ शाह तुगलक, ठीक है। इसे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद ही लिखा था, ठीक। तो ये कुछ किताब है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा जो निकल के आता है वो बी है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू ग्रांट्स वर नॉट ग्रांटेड टू रिलीजियस इंटेलिजेंसिया। आमलक, इदरार, इनाम और औकफ। तो आमलक, इदरार और इनाम जो है वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था, राइट। औकफ जो है वो किसी भी तरीके का एक रिलीजियस इंडाउमेंट नहीं था। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हमारा होता है वो डी होता है।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 52 से करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, और चलिए मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।